प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत। क्या? रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत। पिछला लेक्चर मैंने आपको हेक का न्याय सिद्धांत समझाया था। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको वायदा किया है कि न्याय के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत मौजूद हैं वो सभी सिद्धांत एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम चर्चा करेंगे लॉजिक का न्याय सिद्धांत, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर किसी न किसी रूप में 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम लॉजिक का न्याय सिद्धांत आपको बेहतर तरीके से समझाएं। सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं नोट कर दी हैं। जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं ये सारी बातें जो महत्वपूर्ण होती है बिंदु रूप में नोट कर देता हूँ। इसके बाद में एक एक बिंदु की, एक एक सेंटेंस की व्याख्या की जाएगी, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। नॉजिक का न्याय सिद्धांत। वास्तविक रूप में रॉबर्ट नॉजिक हेयक की तरह ही प्रक्रियात्मक न्याय के प्रबल समर्थक थे। देखिएगा, प्रक्रियात्मक न्याय, जैसा कि मैंने यहां लिख भी दिया है, प्रक्रियात्मक न्याय का अर्थ क्या होता है। हालांकि मैंने प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय के ऊपर अलग से एक लेक्चर अपलोड भी कर दिया है, परंतु मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रक्रियात्मक न्याय का सीधा सा तात्पर्य होता है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और लाभों के वितरण या आवंटन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, मतलब प्रक्रिया विधि संगत होनी चाहिए। कहने का भावार्थ यह है कि प्रक्रियात्मक न्याय ये मानकर चलता है कि वास्तविक रूप में व्यक्तियों के अंतर्गत लोगों के बीच में वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण या आवंटन किया जा रहा है वह विधि पूर्वक होना चाहिए। फिर किसको क्या मिलता है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर निर्धन लोग, गरीब लोग, वंचित वर्ग, उपेक्षित वर्ग मर रहे हैं, खप रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, तो समाप्त होने दो। सरकार उनकी किसी भी रूप में कोई सहायता नहीं करे। ये वास्तविक रूप में जो रॉबर्ट नॉजिक है, ये शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज की स्थापना करना चाह रहे हैं। मतलब वास्तविक रूप में, जैसे मैंने निष्कर्ष रूप में लिखा भी है कि शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज को वास्तविक रूप में न्यायपूर्ण समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन? रॉबर्ट नॉजिक। इन्होंने साफ कह दिया है कि वस्तुओं, सेवाओं, क्या? वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण है, जो आवंटन है, वो विधि पूर्वक होना चाहिए। फिर किसको क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यदि गरीब व्यक्तियों को कुछ नहीं मिल रहा है, असक्षम व्यक्तियों को कुछ नहीं मिल रहा है और मर रहा है, खप रहा है, समाप्त हो रहा है, तो रॉबर्ट नॉजिक का कहना है कि वो मर खप सकता है, समाप्त हो सकता है, सरकार उसकी कोई सहायता नहीं करेगी। मतलब ये वास्तविक रूप में बाजार व्यवस्था की बात करें, बाजार अर्थव्यवस्था की बात करें, मुक्त प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। यहां पर रॉबर्ट नॉजिक स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्य नहीं किए जाएंगे, बल्कि राज्य के द्वारा तो केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाएगी, बाकी जन कल्याण से संबंधित कार्य राज्य नहीं करेगा। हाँ, राज्य के द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण किया जाएगा, उस वितरण की जो प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया विधि संगत होगी, उचित होगी। उसके बाद में किसको क्या मिलता है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, ये रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं। जबकि बेटा तात्विक न्याय ये कहता है कि नहीं भाई, वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण है वह न्याय संगत तो हो, विधि पूर्वक तो हो, लेकिन इसके साथ में निर्धन लोगों को, उपेक्षित लोगों को, वंचित लोगों को भी वास्तविक रूप में उसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। कौन कह रहे हैं ये बात? तात्विक न्याय ये बात कहता है, जिसके कि विशेषकर समर्थक जॉन रॉल्स हैं। यहां तो हम अध्ययन कर रहे हैं रॉबर्ट नॉजिक का, इसलिए नॉजिक की बात को ध्यान रखेंगे। जॉन रॉल्स के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। जॉन रॉल्स स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि निर्धन, जो उपेक्षित व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनकी सरकार के द्वारा सहायता की जानी चाहिए।
सरकार उनकी सहायता करे। जो निर्धन व्यक्ति हैं, अक्षम व्यक्ति हैं, उनको मर खपने नहीं दिया जाए, नहीं, उनकी सहायता की जाए। जबकि नॉजिक स्पष्ट रूप में मना कर रहे हैं कि असक्षम व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, यदि मर रहे खप रहे हैं तो मर खपने दो, क्योंकि यहां तो वस्तुओं और सेवाओं लाभों का वितरण वास्तविक रूप में जो किया जा रहा है विधि संगत तरीके से किया जा रहा है। फिर यदि निर्धन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो इससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए रॉबर्ट नॉजिक शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज को न्यायपूर्ण समाज के रूप में प्रस्तुत करता है। यह है इसका मूल निचोड़। अब हम एक एक बात को लेते हैं। इधर आइए बेटा, मेरी जो ये वीडियो है थोड़ा लंबी बनेगी, लेकिन ये भी डेफिनेटली है रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत को आप इस रूप में समझ जाएंगे, चाहे यूपीएससी या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। चलिए, रॉबर्ट नॉजिक जिनका जन्म 1938 में हुआ, मृत्यु 2002 में हुई, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में लिखी गई है। 1974 में लिखी गई है, फिर से बोलो 1974 में लिखी गई है। एनार्की मतलब अराजकता, स्टेट राज्य, एंड और यूटोपिया कल्पना लोक, मतलब अराजकता, राज्य और कल्पना लोक, इसका हिंदी अर्थ है। यह पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट नॉजिक की है, जो कि 1974 में लिखी गई है। ठीक है बेटा। अब इसके अंतर्गत इन्होंने वास्तविक रूप में रॉबर्ट नॉजिक ने प्रक्रियात्मक न्याय का प्रबल समर्थन किया है। मतलब ये हेयक की तरह, पिछला जो लेक्चर था हमारा हेयक का न्याय सिद्धांत था, तो ये जो रॉबर्ट नॉजिक है ये हेयक की तरह ही प्रक्रियात्मक न्याय के प्रबल समर्थक थे। प्रक्रियात्मक न्याय क्या है ये मैंने पीछे आपको समझा दिया है। इसके बाद वास्तविक रूप में इस पुस्तक के अंतर्गत मतलब एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में, अर्थात अराजकता, राज्य और कल्पना लोक के अंतर्गत रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के दो सिद्धांतों में अंतर किया है। देखिएगा इधर, न्याय के दो सिद्धांतों में अंतर किया है। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया है ऐतिहासिक सिद्धांत, न्याय का ऐतिहासिक सिद्धांत। न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत रॉबर्ट नॉजिक ने लोगों की अतीत की परिस्थितियों और कार्यों के आधार पर वर्तमान अधिकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब इनका कहना यह है कि लोगों की अतीत परिस्थिति, जो अतीत की परिस्थितियां हैं और अतीत के जो कार्य, उनके आधार पर वास्तविक रूप में वर्तमान के जो अधिकार हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब अतीत की परिस्थिति और कार्यों के आधार पर वर्तमान के अधिकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो ऐतिहासिक सिद्धांत है। दूसरा इसका साध्यमूलक सिद्धांत, किसका? रॉबर्ट नॉजिक का। साध्यमूलक सिद्धांत क्या कह रहा है? इसके अंतर्गत लोगों के अधिकार किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से निर्धारित करने चाहिए। मतलब यहां वास्तविक रूप में लोगों के जो अधिकार हैं वो किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से निर्धारित किए जाते हैं, जबकि पीछे वाले में तो वास्तविक रूप में अतीत की परिस्थितियों और कार्यों के आधार पर उसके अधिकार जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन यहां लोगों के अधिकार किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से निर्धारित करने चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में यहां पर लोगों के अधिकार किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित किए जाते हैं। कैसे? जैसे उपयोगितावाद एक साध्य मूलक सिद्धांत है। उपयोगितावाद जो कि जेरेमी बेंथम के द्वारा दिया गया है, जेरेमी बेंथम ही उपयोगितावादी विचारधारा के जनक है। उपयोगितावाद एक साध्य मूलक सिद्धांत है जिसका जो सूत्र है वह है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख। क्या? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के ऊपर बल देता है कि भाई सरकार के द्वारा वही नीति अपनाई जाए, वही कार्य किए जाएं जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख की प्राप्ति हो। तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लक्ष्य को सबके अधिकारों का आधार मानता है। क्या? जो ये साध्य मूलक सिद्धांत है वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को वास्तविक रूप में ये लक्ष्य को सबके अधिकारों का आधार मानता है। अतः अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का जो लक्ष्य है उसको सबके अधिकारों का आधार मानता है। और वास्तविक रूप में यहां पर जो रॉबर्ट नॉजिक है, नॉजिक ने इसी की आलोचना की है। किसकी? ये जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की जा रही है, रॉबर्ट नॉजिक ने इसकी खुल करके आलोचना की है। किसकी? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की। क्योंकि इसका कहना तो यह है कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण किया जा रहा है उस वितरण की विधि श्रेष्ठ होनी चाहिए। फिर किसको क्या मिलता है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, रॉबर्ट नॉजिक कह रहे। जबकि इसमें तो ये कहा गया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुखों की प्राप्ति हो। और रॉबर्ट नॉजिक ने इसकी आलोचना की। किसकी? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सूत्र की, जो कि उपयुक्तवादी विचारधारा का आधारभूत सूत्र है। उपयुक्तवादी विचारधारा इसी सूत्र पर आधारित है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो इसका सामान्य डायग्राम होगा, इसके आधार पर आगे की सारी बातें समझ सकते हैं। अब यहां ध्यान देंगे, स्वाम नॉजिक ने
न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु स्वीकार किया है। अब ध्यान देंगे बेटा, यहां पर वास्तविक रूप में स्वयं नोजिक ने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु स्वीकार किया है। ये जो यहाँ ऐतिहासिक सिद्धांत है कि भी लोगों की अतीत की परिस्थितियों और कार्यों के आधार पर वर्तमान अधिकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब पहले से ही यदि मान लीजिएगा उन लोगों की अपनी परिस्थितियां हैं, उनके अपने कार्य, पहले से कोई संपत्तिशाली है, बहुत लोग संपत्तिशाली हैं, तो वास्तविक रूप में ये वर्तमान के अंतर्गत भी उन अधिकारों को भिन्न भिन्न मानेगा। ये नहीं है कि पहले से कोई संपत्तिशाली तो उसकी संपत्ति को वर्तमान समय में कम कर दिया जाए, राज्य ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो स्वयं नोजिक ने न्याय के ऐतिहासिक, ये वाला ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु स्वीकार किया। इसके अनुसार यदि व्यक्तिगत संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था अतीत के उचित अभिग्रहण या हस्तांतरण का परिणाम है, अर्थात छल या बल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसे न्यायपूर्ण मान लेना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर रॉबर्ट नोजिक ऐतिहासिक सिद्धांत के आधार पर, क्या कि यदि व्यक्तिगत संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था, मान लीजिएगा मेरे ऊपर लेंगे, वर्तमान समय में बहुत ज्यादा संपत्तिशाली हूं, व्यक्तिगत संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था अतीत के उचित अभिग्रहण या हस्तांतरण का परिणाम है। मतलब वास्तविक रूप में अतीत के उचित अभिग्रहण या हस्तांतरण का परिणाम है कि भाई मुझे मेरे पुरखों से, बुजुर्गों से संपत्ति प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में यदि छल या बल का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसे न्यायपूर्ण मान लेना चाहिए। मुझे मेरे बुजुर्गों से, मेरे पुरखों से यदि बहुत ज्यादा अथाह संपत्ति मिली है तो वास्तविक रूप उसको न्यायपूर्ण मान लेना चाहिए, बशर्ते कि उसके अंतर्गत छल या बल का प्रयोग नहीं किया गया। ये रॉबर्ट नोजिक का कहना है कि राज्य फिर उसमें हस्तक्षेप नहीं करे, राज्य संपत्ति को हस्तगत नहीं करेगी। उसके बाद में यदि अनुचित रूप में ये अभिग्रहण किया गया संपत्ति का, तो ऐसी स्थिति में अनुचित अभिग्रहण के कारण कोई अन्याय हुआ है तो उसका परिष्कार उचित होगा। इस प्रक्रिया को नोजिक ने परिष्कार का सिद्धांत कहा है। मतलब यहां मूल बात यह है कि यदि मान लीजिएगा मुझे जो संपत्ति मिली है वह संपत्ति छल और बल के आधार पर प्राप्त हुई है, या मैंने छल और बल के आधार पर संपत्ति जो है अर्जित की है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि यहां पर अनुचित अभिग्रहण के कारण अन्याय हुआ है, मैंने छल बल से संपत्ति एकत्रित की है, तो डेफिनेटली वहां पर अन्याय हुआ है, तो फिर उसका क्या होना चाहिए, परिष्कार होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। तो परिष्कार उचित होगा। और इस प्रक्रिया को, जो परिष्कार की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को नोजिक ने परिष्कार का सिद्धांत कहा है कि भाई जो संपत्ति का अनुचित अभिग्रहण हुआ है वास्तविक रूप उसका परिष्कार होना चाहिए, उसका सुधार होना चाहिए। तो जो परिष्कार किया जा रहा है उसी को परिष्कार का सिद्धांत कहा है। परंतु इसके अंतर्गत भी सारी त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि सारी त्रुटियों को दूर किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर अनेक विवाद खड़े हो जाएंगे। यह बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में नोजिक ने अगला अपने सिद्धांत को न्याय का अधिकारिता सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान देंगे, नोजिक ने अपने सिद्धांत को न्याय का अधिकारिता सिद्धांत कहा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं नोजिक ने अपने सिद्धांत को न्याय का अधिकारिता सिद्धांत कहा जाता है। मतलब रॉबर्ट नोजिक ने वास्तविक रूप में न्याय का जो ये सिद्धांत है इसको अधिकारिता का सिद्धांत का नाम दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, अधिकारिता के सिद्धांत के अनुसार प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अब जरा गौर करिए, अधिकारिता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, अधिकारिता का सिद्धांत जो कि रॉबर्ट नोजिक दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, मैंने लिखा है यहां, इस सिद्धांत के अनुसार, इधर आइएगा, इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब इसके अनुसार, अर्थात अधिकारिता के सिद्धांत के अनुसार, आप पूरा लिखेंगे यहां, अधिकारिता के सिद्धांत के अनुसार प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत, वर्तमान समय में जो व्यवस्था है, प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है, अब वर्तमान समय में जिस वस्तु का अधिकारी है, मेरे पास जो भी संपत्ति है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब मेरी सहमति के बिना किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। राज्य इसमें हस्तक्षेप भी कर रहा है तो ऐसी स्थिति में मेरी सहमति के बिना वो संपत्ति की दूसरे को नहीं दी जा सकती। किसी दूसरे को मेरी सहमति के बिना जो संपत्ति नहीं दी जा सकती उसे ही अधिकारिता का सिद्धांत कहा जाता है। ये मेरा अधिकार है, मैं हस्तांतरित करूं तो करूं, नहीं करूं तो नहीं करूं। अब ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, तो फिर समाज के अंतर्गत जो लोग प्रतिभावान हैं, तो प्रतिभावान लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको पुरस्कार देना जरूरी है। अब उनको यदि पुरस्कार दिया जा रहा है तो डेफिनेटली जब उनको पुरस्कार दिया जाएगा, भाई सीधी सी बात है कि समाज के अंतर्गत कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, योग्य है, प्रतिभावान है, सक्षम है, बुद्धिमान है,
तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा मेहनत कर उनको पुरस्कार दिया जाएगा, और पुरस्कार दिया जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में स्वाभाविक रूप में जो ये प्रचलित व्यवस्था है उसके अंतर्गत हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और यदि प्रचलित व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जा रहा है तो रॉबर्ट नॉजिक इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका कहना है तो वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का वितरण की प्रक्रिया न्याय संगत हो, फिर किसको क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए वास्तविक रूप में यहां पर रॉबर्ट नॉजिक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए नॉजिक ने तर्क दिया कि समाज में उत्पादन के स्तर पर जो असमानताएं पाई जाती हैं उन्हें वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयत्न विनाशकारी होगा। देखो अब वही बात आ गई, इसी का यहां पर विरोध कर रहे हैं क्या कि नॉजिक ने तर्क दिया कि समाज में उत्पादन के स्तर पर जो असमानताएं पाई जाती हैं उन्हें वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयत्न विनाशकारी होगा। मतलब वास्तविक रूप में समाज में जो असमानता है, मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, अब मेरी संपत्ति को मुझसे लेकर के राज्य के द्वारा हस्तक्षेप करके और उन लोगों को दिया जा रहा है जो कि प्रतिभाशाली हैं, योग्य है, सक्षम है, उनको पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। तो पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में मेरी स्वतंत्रता का हनन होगा और उन लोगों को समान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहां जब समानता को प्रबल दिया जाएगा तो स्वतंत्रता का हनन होगा, और रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, ये एक विनाशकारी घटना है, ये एक विनाशकारी लक्षण है। इसलिए यहां कहा गया है, नॉजिक ने तर्क दिया है कि समाज में उत्पादन के स्तर पर जो है समानताएं पाई जाती हैं उन्हें वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयत्न विनाशकारी होगा। अर्थात वास्तविक रूप में वितरण के स्तर पर उनमें बदलाव नहीं होना चाहिए। यहां तो साफ कह दिया गया है कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण है वह विधि संगत हो, फिर किसको क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट कह रहे रॉबर्ट नॉजिक। क्योंकि ये तो शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज को न्यायपूर्ण समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन? रॉबर्ट नॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये राज्य के समस्त कल्याणकारी कार्यक्रम सर्वथा अवैध है। मतलब रॉबर्ट नॉजिक ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि राज्य के द्वारा जो कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे अवैध हैं। स्पष्ट कह रहे हैं कि राज्य के समस्त कल्याणकारी कार्यक्रम सर्वथा अवैध है। मतलब इनका कहना है कि ठीक है, लोगों की संपत्ति, जीवन की रक्षा कीजिएगा, लेकिन जन कल्याण से संबंधित कार्य नहीं किए जाएं। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो जीवित है, असक्षम है, असमर्थ है, अयोग्य है, निर्धन है, गरीब है, उपेक्षित है, वंचित है तो मर खप रहा है, समाप्त हो रहा है, समाप्त हो जाने दो। कौन कर रहे बात? रॉबर्ट नॉजिक। इसलिए राज्य के समस्त कल्याणकारी कार्यक्रम सर्वथा अवैध है। मतलब इसका साफ कहना है कि आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत राज्य हस्तक्षेप ना करे। यस, आगे बढ़ते हैं। नॉजिक का अधिकारिता सिद्धांत 3 सिद्धांत तत्वों को मान्यता देता है। अब ये रॉबर्ट नॉजिक का जो अधिकारिता का सिद्धांत है, जो ये कहता है कि वे प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यही अधिकारिता का सिद्धांत है। लेकिन नॉजिक का अधिकारिता का सिद्धांत 3 सिद्धांत तत्वों को मान्यता देता है। कितने? 3 सिद्धांत तत्वों को मान्यता देता है। इनको समझना, 3 ये हो गए। न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत। अब न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत तो ये कहता है कि वास्तविक रूप में कि यदि जो वस्तु न्यायपूर्वक तरीके से प्राप्त की गई है तो उस न्यायपूर्ण वस्तु का अभिग्रहण तो वास्तविक रूप में, स्वाभाविक रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। अर्थात वास्तविक रूप में यहां न्यायपूर्ण हस्तांतरण के सिद्धांत का मतलब यह है कि जो वस्तु न्यायपूर्वक तरीके से प्राप्त की गई है उसका हस्तांतरण तो स्वाभाविक रूप में किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत। मूलतः न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति जिस वस्तु का स्वामी हो उसे न्यायपूर्ण तरीके से यदि वह प्राप्त हो तो वह स्वेच्छा से हस्तांतरण का अधिकारी है। मतलब यहां व्यक्ति जिस वस्तु का स्वामी है, मैं किसी भी वस्तु का स्वामी हूं, तो उसे न्यायपूर्ण तरीके से मैंने प्राप्त किया है, मेरे पास जो भी संपत्ति है न्यायपूर्ण तरीके से मैंने प्राप्त किया है, तो वह मतलब मैं स्वेच्छा से उसको हस्तांतरित कर सकता हूं और स्वयं हस्तांतरित कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये अन्याय नहीं है, ना राज्य का हस्तक्षेप है। मैं स्वयं हस्तांतरित कर रहा हूं अपनी संपत्ति को। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कहा जा सकता है कि राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं स्वयं ऐसा कर रहा हूं, मेरी संपत्ति को मैं स्वयं हस्तांतरित कर रहा हूं। कैसा किया जा सकता है। और तीसरा है अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में अन्यायपूर्ण तरीके से वस्तु का हस्तांतरण किया गया हो तो
प्रतिकार करना चाहिए। अर्थात इसके अंतर्गत अगर अन्यायपूर्ण तरीके से वस्तु का हस्तांतरण किया गया है, क्या अन्यायपूर्ण तरीके से वस्तु का हस्तांतरण किया गया हो तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। अगर मान लीजिएगा यहां मैं ये कहूं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से संपत्ति प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसका जो है प्रतिकार, सुधार, परिष्कार करना बेहद जरूरी है। और जब ऐसा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। तो अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत, ये इसके 3 सिद्धांत हैं। इन तीनों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। उसके बाद में इन तीनों ही ये आगे इधर लॉजिक का अधिकारिता सिद्धांत 3 सिद्धांत तत्वों को मान्यता देता है। अब इन 3 सिद्धांत तत्वों का निष्कर्ष निकलता है। यदि आप यहां तक भी नहीं समझ रहे तो यहां निष्कर्ष को समझ लें। क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि यदि लोगों की वर्तमान संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई हो तो उसके न्यायपूर्ण वितरण के लिए यह सूत्र अपनाना चाहिए। मतलब यदि लोगों की वर्तमान संपत्ति, मेरी जो वर्तमान संपत्ति है, वर्तमान संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई है, मेरे पास जो भी संपत्ति है यदि न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई हो तो उसके न्यायपूर्ण वितरण के लिए यह सूत्र अपनाना चाहिए। अब उसका न्यायपूर्ण वितरण कैसे हो, इसके लिए कौन सा सूत्र अपनाएं, जरा गौर करें। क्या कि हर एक से उतना जितना वह देना चाहे और हर एक को उतना जितना उसे कोई देना चाहे। ध्यान दें, हर एक से उतना जितना वह देना चाहे, अपनी इच्छा से देना चाहे, और हर एक को उतना जितना उसे कोई देना चाहे। अब ये जो सूत्र दिया है तो इसमें क्या है, इसमें बाजार के तौर तरीके को ही व्यक्त किया गया है। मतलब इसमें वास्तविक रूप में बाजार व्यवस्था के तौर तरीके को ही व्यक्त किया गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज को ही न्यायपूर्ण समाज के रूप में रॉबर्ट नॉजिक प्रस्तुत करना चाहते हैं। इनका साफ कहना है कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का वितरण जो किया जा रहा है, आवंटन किया जा रहा है, वह विधि संगत होना चाहिए। उसके बाद में किसको क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां भी यही बात आ रही है। इसके बाद में इसे राजनीति के क्षेत्र में उतारकर नॉजिक ने न्यूनतम राज्य का समर्थन किया। जरा गौर करें बेटा, यहां इसे अब रॉबर्ट नॉजिक ने राजनीति के क्षेत्र में उतार करके इस बाजार व्यवस्था को राजनीति के क्षेत्र में उतारकर नॉजिक ने न्यूनतम राज्य का समर्थन किया। मतलब रोज ने क्या, यहां राज्य के कार्य की बात आती है तो नॉजिक ने न्यूनतम राज्य का समर्थन किया है। न्यूनतम राज्य के समर्थन का मतलब ये होता है कि राज्य के द्वारा कम से कम कार्य किए जाएंगे, राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यहाँ पर राज्य के द्वारा हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सक्षम होगा कमाएगा खाएगा, जो असक्षम होगा वह मर खप जाएगा। तो इसका कहना है कि उसे मर खप जाने दीजिएगा, राज्य के द्वारा कोई सहायता नहीं की जाएगी। इसलिए यहाँ न्यूनतम राज्य का उन्होंने समर्थन किया है। न्यूनतम राज्य का मतलब ही ये है कि वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी कार्य नहीं किए जाएंगे, बस केवल लोगों की संपत्ति और जीवन की रक्षा की जाएगी। कल्याणकारी कार्य नहीं किए जाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित जो जन कल्याणकारी कार्य है वो राज्य के द्वारा नहीं किए जाएंगे। इसलिए इन्होंने न्यूनतम राज्य का समर्थन किया है। किसने किया बेटा? रॉबर्ट नॉजिक ने। यस, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में सरकार सबके लिए समान आय का नियम लागू करना चाहे तो उससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का लगातार हनन होने लगेगा। अब मान लीजिएगा यदि राज्य प्रयास करे, क्या प्रयास करे कि भी चलो ठीक है, हम जो निर्धन लोग हैं उनको उबारने का प्रयास करें, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत क्या आएगी कि सरकार सबके लिए समान आय का नियम लागू करना चाहती है। मान लीजिएगा सबके लिए समान आय का नियम लागू करना चाहे तो उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन होने लगेगा। मतलब अगर सबके लिए समान आय का नियम लागू किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन होने लगेगा। और जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होने लगेगा तो डेफिनेटली बात है, यहाँ पर फिर ऐसी स्थिति में लोग आवाज उठाएंगे कि हमारा गला घुट रहा है, हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ विशेषकर यही बात आती है कि भाई राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और न्यूनतम राज्य का समर्थन किया है। इसका मतलब ये है कि शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज को ही ये जो रॉबर्ट नॉजिक है वो न्यायपूर्ण समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जो सक्षम है कमाएगा खाएगा, असक्षम है मर रहा है खप रहा है मर खप जाने दे। ध्यान दें अब यहाँ पर
और फिर क्या होगा कि सरकार की पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ढालने का प्रयत्न सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देगा। आप यहां बेटा ध्यान देंगे कि वास्तविक रूप में यदि सरकार के द्वारा अगर सबके लिए समान आय के नियम को लागू करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार के पूर्व निर्धारित लक्ष्य, अब पूर्व निर्धारित लक्ष्य होगा कि सबके लिए समान आय का नियम लागू किया जाए, तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ढालने का प्रयत्न यदि किया जाएगा किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, तो फिर ऐसी स्थिति में सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देगा। ये क्यों देगा? क्योंकि सर्वाधिकारवाद का मतलब होता है कि राज्य अपने आप में सर्वे सर्वा हो, राज्य के हाथों में ही शक्ति सत्ता केंद्रित होगी, सभी लोग उसके अधीन होंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा मिलेगा, और जब सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा मिलेगा तो वास्तविक रूप में यहां पर जो स्वैच्छिक विनिमय हो रहा है, स्वैच्छिक विनिमय फिर नहीं होगा, और इसमें जो नई व्यवस्था अपनाई जाएगी, नई व्यवस्था में यही होगा कि वास्तविक रूप में सबके लिए समान आय का नियम लागू किया जाएगा नई व्यवस्था में। और जब ये नियम लागू किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक विनिमय नहीं हो पाएगा, तो फिर वास्तविक रूप में वहां पर सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि फिर राज्य के हाथ में शक्ति और सत्ता केंद्रित हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी यहां पर आपको नोट करनी। इसके बाद में रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार संपत्ति के उचित अभिग्रहण और स्वैच्छिक विनिमय पर प्रतिबंध लगाने का एक ही आधार युक्तियुक्त होगा कि लोगों की इन गतिविधियों के कारण दूसरों की स्थिति पहले से खराब न हो जाए। बस अब ध्यान देंगे अंतिम लॉजिक के अनुसार संपत्ति के उचित अभिग्रहण और स्वैच्छिक विनिमय पर प्रतिबंध लगाने का एक ही आधार युक्ति युक्त होगा कि लोगों की इन गतिविधियों के कारण दूसरों की स्थिति पहले से खराब न हो जाए। मतलब यहां पर रॉबर्ट नॉजिक ये बात कह रहे हैं कि संपत्ति के उचित अभिग्रहण पर और स्वैच्छिक विनिमय पर प्रतिबंध तो लगाया जा सकता है, लेकिन प्रतिबंध लगाने का एक ही आधार युक्त होगा कि जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उससे लोगों की जो ये स्थिति है इन गतिविधियों के कारण दूसरों की स्थिति पहले से खराब ना हो जाए। मतलब जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है इससे दूसरों की स्थिति पहले से ज्यादा खराब नहीं हो जाए, ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रतिबंध लगाओ लेकिन दूसरों की स्थिति पहले से ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रतिबंध होगा। कैसे? जैसे मैं उदाहरण देकर के समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा मरुस्थल में जल का एक स्रोत है। अब मरुस्थल में जल का एक स्रोत है, तो ऐसी स्थिति में फिर वहां पर जो जल का एक स्रोत है तो एक व्यक्ति का एकाधिकार उसके ऊपर नहीं हो सकता। यहां पर वास्तविक रूप में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जल का एक ही स्रोत है और अन्य लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि वो जल की बहुत ऊंची कीमत आकेगा, बहुत ऊंची कीमत लगाएंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर लोगों का जीना बेकार हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि जीवन जीना ही एक प्रकार से दुर्लभ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मरुस्थल में जल का एक स्रोत है तो फिर उसकी कीमत निर्धारित करने का अधिकार उस व्यक्ति विशेष को नहीं होगा, बल्कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। परंतु अब इसके विपरीत आ जाएं, परंतु यदि कोई खिलाड़ी है और कलाकार है, तो खिलाड़ी और कलाकार ने बहुत अच्छे स्तर पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा कलाकार है, तो ऐसी स्थिति में कलाकार अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति का कीमत तय कर सकता है और वह कीमत लोग देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार फिर उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। यह भी बात नोट करनी है। और उदाहरण देता हूं, इसी प्रकार जैसे मान लीजिएगा किसी के द्वारा प्राणघातक रोग का उपचार ढूंढ लिया जाता है, प्राणघातक रोग का उपचार ढूंढ लिया जाता है, प्राणघातक रोग के उपचार का तरीका ढूंढ लिया गया है, उसकी कोई दवा ढूंढ ली गई है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मनमानी कीमत मांगने का उसको हक है, वह मनमानी कीमत उसकी ले सकता है। कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान समय में हम आज की बात करें और भारत की बात करें तो भारत में न्यूनतम राज्य नहीं है, न्यूनतम राज्य का सिद्धांत नहीं है, हस्तक्षेप सिद्धांत नहीं अपनाया गया है, बल्कि हमारा राज्य भारत के अंतर्गत तो कल्याणकारी कार्य कर रहा है। और कल्याणकारी कार्य करता है तो किसी ने मान लीजिएगा प्राणघातक रोग के उपचार के लिए कोई दवा ढूंढ ली है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी मनमानी कीमत मांगने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं ये बात कि अगर कोई प्राणघातक रोग का उपचार करने की दवा ढूंढ लेता है तो ऐसी स्थिति में उसकी मनमानी कीमत मांगने का उसको हक है, वो मांग सकता है, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध सरकार नहीं लगा सकती। ये बात रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां तक जो ये मैंने उदाहरण दिए इन सब बातों को आप आसानी से समझ सकते हैं। और अंत में मैंने यहां लिखा है बेटा, जो रॉबर्ट नॉजिक है
वो शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज को न्यायपूर्ण समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज को, कि भाई समाज के अंतर्गत जो प्रतिस्पर्धा है वो शुद्ध रूप में हो, अगर शुद्ध रूप में प्रतियोगिता हो रही है तो ऐसी स्थिति में वो समाज होगा कैसा, न्यायपूर्ण समाज होगा। मतलब प्रतियोगिता हो लेकिन शुद्ध रूप में हो और शुद्ध प्रतियोगिता हो रही है तो वह समाज न्यायपूर्ण होगा। फिर कोई व्यक्ति मर रहा है, खप रहा है, मर खपने दो। जो व्यक्ति सक्षम है कमाएगा खाएगा, असक्षम है वह समाप्त हो रहा है तो उसको समाप्त होने दे। ये बात ये कह रहा है। मतलब मूल बात यही है, रॉबर्ट नॉजी कह रहे हैं कि वस्तुओं सेवाओं और लाभों का जो वितरण है वह विधि पूर्वक हो, फिर किसको क्या मिलता है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अब अंत में मैंने निष्कर्ष रूप में यहां नोट भी किया है कि यहाँ जॉन रॉल्स है, इन्होंने भी अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत मैं अलग से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ चूंकि तुलना करना जरूरी है। जॉन रॉल्स वास्तविक रूप में कह रहे हैं कि भी निर्धन असहाय गरीब लोगों की सहायता की मांग करते हैं। जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि उन लोगों की सहायता की जानी चाहिए। अगर वो असक्षम है, असहाय है, उनकी सहायता की जानी चाहिए। अगर वस्तुओं सेवाओं और लाभों के वितरण की जो न्यायपूर्ण विधि है और विधि संगत तरीके से यदि उसका वितरण किया जाए फिर भी गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो यहां जॉन रॉल्स का कहना है कि गरीब लोगों की सहायता की जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो। जॉन रॉल्स कह रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट नॉजी कह रहे हैं कि नहीं, गलत बात है। वस्तुओं सेवाओं और लाभों का वितरण विधि पूर्वक तरीके से हो जाए फिर किसको क्या मिल रहा है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब रॉबर्ट नॉजिक जो गरीब है, निर्धन है, उपेक्षित है, वंचित है, असक्षम है, यदि वो मर रहे, खप रहे, समाप्त हो रहे तो इनका कहना है कि उनको मर खप जाने के लिए ये छोड़ देता है कि उनको मर खप जाने दो, समाज व्यवस्था में उनका कोई योगदान नहीं है। कौन कहते हैं? रॉबर्ट नॉजिक। फिर मैंने यहां लिखा भी है, नॉजिक मर खप जाने के लिए छोड़ देता है। किसको? निर्धन लोगों को समाप्त होने के लिए छोड़ देता है कि सरकार उनकी कोई सहायता नहीं करे। जबकि जॉन रॉल्स कह रहे कि नहीं, निर्धन, गरीब, उपेक्षित, वंचित, पीड़ित, इन सब लोगों की सहायता की जानी चाहिए। वस्तुओं सेवाओं और लाभों का वितरण भले ही उनकी जो विधि संगत प्रक्रिया है उसके आधार पर किया जा रहा हो, लेकिन अगर गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय के आधार पर गरीब लोगों की सहायता की जानी चाहिए। ये जॉन रॉल्स कह रहे हैं। जबकि रॉबर्ट नॉजिक ठीक विपरीत बात कर रहे हैं कि यदि निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को, उपेक्षित, वंचित, पीड़ित, दुखी, इन लोगों को यदि सहायता नहीं मिल पा रही है तो इनका कहना है कि वो असक्षम है, मर रहे, खप रहे, मर खप जाने दो। मतलब उन लोगों के मर खप जाने के लिए छोड़ देता है। कौन? रॉबर्ट नॉजिक। इसलिए रॉबर्ट नॉजिक वास्तविक रूप में प्रक्रियात्मक न्याय के ही प्रबल समर्थक हैं। ठीक है। और प्रक्रियात्मक न्याय वास्तविक रूप में स्वतंत्रता के ऊपर ही बल देता है, ना कि समानता के ऊपर। जबकि तात्विक न्याय या सामाजिक न्याय की बात आती है तो वो समानता की बात करता है और ये स्वतंत्रता की बात करता है। इसलिए पूरे लेक्चर में यहाँ बार बार एक ही बात आ रही है कि वास्तविक रूप में यहाँ लोगों को स्वतंत्र रहने के लिए कहा जा रहा है, अर्थात ये कहा जा रहा है कि राज्य आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करे। यह है रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत। अब इसमें किसी भी रूप में किसी प्रतियोगिता परीक्षा में या स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी रूप में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने भरसक प्रयास किया है कि रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत में कोई बात छूट ना जाए। ये सारी बातें यदि आप समझ जाते हैं तो इसके बाद में फिर इससे बाहर चाहे कोई यूपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहा हो या यूजीसी नेट की परीक्षा हो, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चरर या राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, रॉबर्ट नॉजिक के बारे में किसी भी रूप में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। मुझे पूरा विश्वास है आप रॉबर्ट नॉजिक का जो न्याय सिद्धांत है ये बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।